ये बताइए कि जब आप कश्मीर घाटी से निकले, आपकी जाहिर सी बात है घर वहाँ पे होता या ज़मीनें होती, क्या आपको मजबूरन पे किसी ने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया या आपने खुद वो ज़मीनें बेची? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने की जो प्रॉपर्टी वहाँ पे छोड़ के रही थी उसने अगर बेची भी तो उसने अपनी मर्ज़ी से बेची। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई इक्का दुक्का वाक़ा भी होगा कि कोई किसी ने खाया, कोई एनक्रोच किया हो, कोई ये ऐसा तो कुछ नहीं। जिसने बेची अपनी मर्ज़ी से बेची, उसको पैसा मिल गया उसका अपने हिसाब से, अपने मुतमईन होके। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा हम कहेंगे कि खा लिया हमने, उन्होंने हमारे एनक्रोच किया या ले लिया, कुछ ऐसा बात नहीं। ऐसा आपको लगता है कि 90 के बाद जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कश्मीरी पंडितों को यूज़ किया वोट बैंक के लिए, और आज भी वो चीज़ें हो रही है, कश्मीरी पंडितों के नाम पे ही वोट लिए जा रहे बिल्कुल हैं? सरासर हो रही है, तब से लेके अब तक हो ही रही है। सिर्फ पार्टियां ही बनी, उनके सिर्फ अलग अलग फैक्शंस बने, मुद्दे उठाए, लेकिन हल किसी के पास नहीं। अब मुझे बताइए कि 90s के दौर में जब कश्मीर अब रहते थे, माइग्रेशन से पहले, किस तरह का माहौल हुआ करता था, किस तरह की मतलब हिंदू मुस्लिम बरादरी हुआ करती थी? भाईचारा बहुत 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 हद तक भाईचारा था, बहुत प्यारा भाईचारा था, और वही एक चीज़ थी देखने की कश्मीर की। लेकिन केंद्र ने ये भी वादे किए 2014 में कि जब इलेक्शन में हम जीतेंगे, जब जम्मू कश्मीर सरकार बनेगी या केंद्र की सरकार बनी, बड़े वादे किए गए, कश्मीरी पंडितों को घर वापसी कराएंगे, कश्मीरी पंडितों को अपने हकूक़ वापस दिलाएंगे। क्या आपको लगता है केंद्र की सरकार ने आज तक जो वादे किए थे या 5 अगस्त के बाद जो वादे किए, क्या वो पूरे किए? नहीं, वादे तो बस करने के लिए किए जाते हैं, निभाए थोड़ी जाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी तारीख में नहीं हुआ है। आप एक कश्मीरी पंडित है, क्या आप चाहते हैं कि आर्टिकल 370 वापस आए? आपको जो पहले यहाँ पे सहूलियत मिलती थी, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से सब कानून थे, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अलग से सब चीज़ें दिया करता था केंद्र, क्या आपको लगता है वो आर्टिकल 370 35 हमें वापस मिलना चाहिए एज ए कश्मीरी पंडित? नहीं, उसके लिए 90 का दौर आपने बहुत करीबी से देखा है, 90s में जो दौर हुआ, आप लोग शिफ्ट हुए, और कितनी उसमें कश्मीर के लोग हैं कितने उसमें इन्वॉल्व थे, कितने कश्मीरी लोगों ने जो है इस तरह का, जिसे बताया जाता है कश्मीरियों ने कश्मीरी पंडित को भगाया। क्या कोई सियासी पॉलिटिकल गेम थी उसमें, या फिर कश्मीरी उसमें इन्वॉल्व थे, या सेपरेटिस्ट लीडर ने वो चीज़ें की? नहीं, कोई भगाने के लिए कोई डंडा लेके तो नहीं आया, लेकिन ऐसा हुआ, हालात ऐसे हो गए। हुआ ये कि जो ये भी जो कश्मीरी पंडितों की जो माइग्रेशन है, इसके पीछे भी सियासत ही है। क्योंकि 1987 में जो इलेक्शन हो गया, उसमें जो रिगिंग हुई, मास रिगिंग जो उसमें हो गई, उसके नतीजतन एक ऐसी वेव चल पड़ी, एक ऐसी नहर चल पड़ी कश्मीर में, जिसमें बस खून खराबा, गोलीबारी, वो ये वगैरह शगैरह। चाहूँगा जैसे आपने कहा कि 87 की वो इलेक्शन की रिगिंग थी, जैसे कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि भाजपा सरकार एक हिटलर का राज चला रही है, और आपने 87 की बात की, तो 87 से शायद कुछ लोग बाखबर होंगे कि 87 में क्या कुछ कश्मीर घाटी में हुआ। उसके बाद जो सेपरेटिस्ट लीडर थे उनको प्रो पाकिस्तान के नारे देने पड़े। क्या आपको लगता है कि एनसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं उन्हें इलेक्शन लड़ना छोड़ दिए? क्योंकि 87 का वो दौर जब सोपोर से जो गिलानी साहब है वो वोट लड़ते थे, इलेक्शन लड़ते थे, और सईद सलाउद्दीन लाल चौक से इलेक्शन लड़ते थे, तब के दौर में क्या आपको लगता है कि अगर वो चीज़ नहीं होती, आज सेपरेटिस्ट लीडर का जन्म कश्मीर घाटी में नहीं हुआ होता? देखिए, जिस वक्त जिस दौर में जिनकी हुकूमत होगी, उस दौर के हालात के ज़िम्मेदार उस वक्त की सरकार होती है। लोग जब इलेक्शन में रिगिंग हुई, क्या आपको लगता है अगर नहीं होती, अगर सही पैमाने पे उस 87 के दौर में इलेक्शन होते, आज शायद कश्मीर को 90 की दहाई नहीं देखनी पड़ती? बहुत सारे वादे हुए, और जब भाजपा की 7 साल की सरकार है, उस 7 साल की सरकार में ये नारे लगे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवाएंगे हम। क्या कश्मीरी पंडित अगर आज घर जाना चाहते हैं, अगर आप इंडिविजुअली कोई फैमिली आपकी कोई घर जाना चाहती है, कश्मीर में रह के बसना चाहते हैं, क्या आपको लगता है वहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाल रहा है? यहाँ जो कश्मीर यहाँ जो नारे लग रहे हैं, घर वापसी करवाएंगे कश्मीरियों को, वो ज़मीनें वापस दिलवाएंगे, क्या आपको लगता है कि जो अगर आप एक फैमिली कश्मीर चले जाए बसने के लिए, क्या उसके लिए कोई पॉलिटिकल बैक चाहिए कि आपको वहाँ जाके बसना दिया जाए? या कुछ पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ वहाँ एम्प्लॉयड हो गए और वो चले गए वहाँ पे, तो उनको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो तो अपने ही दम पे गए और वहाँ पे अपने ही दम पे रह गए, और उन्होंने भी उनको वहाँ के लोगों ने भी खुली बाहों से उनको इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर
जो जगह है पहले से ही, या केंद्र की बात करें, जम्मू कश्मीर के रीजनल पार्टीज़ की बात करें, जम्मू कश्मीर एक सियासी मैदान है और सियासत जम्मू कश्मीर के मैदान से खेली जाती है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़े बड़े वादे और दावे किए गए, लेकिन 2 साल बीत गए और उन 2 सालों में कितनी तरक्की जम्मू कश्मीर में हुई वो सब हम लोग बाखूबी से जानते हैं। लेकिन अब इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के आसपास तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमें मैदान में दिख रही हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग वादे और दावे कर रहे हैं। मेरे साथ हैं SK काव, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल जितने भी मुद्दे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कश्मीरी पंडित भी हैं और 90s में ये लोग कश्मीर से माइग्रेट हुए थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक सियासी मैदान है, जैसे मैंने कहा, और सियासत यहीं से खेली जाती है, वो नई दिल्ली की सियासत हो या फिर जम्मू कश्मीर के जो रीजनल पार्टीज हैं उनके लिए कोई सियासी मुद्दा हो। आजकल एक बहुत मुद्दा जोर पकड़ रहा है कि हम 370 को वापस लाएंगे। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहते हैं कि हम स्टेट को वापस लाएंगे। क्या आपको लगता है आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाना आसान है, या जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि आर्टिकल 370 और 35A वापस आए? देखिए मसूद साहब, ये जो आर्टिकल 370 का जो मुद्दा है, ये आम जनता के लिए तो कोई मायने कभी नहीं रखता। किसी आम आदमी को इसे न लेना था न देना था। ये इसके होने जब ये वजूद में था न तब कोई फ़र्क पड़ता था, और आज उसको रिपील करने के बाद कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं। आप एक कश्मीरी पंडित है, क्या आप चाहते हैं कि आर्टिकल 370 वापस आए? आपको जो पहले यहाँ पे सहूलियत मिलती थी, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से सब कानून थे, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अलग से सब चीज़ें दिया करता था केंद्र, क्या आपको लगता है वो आर्टिकल 370 35 हमें वापस मिलना चाहिए एज ए कश्मीरी पंडित? नहीं, उसके लिए फॉर दैट मैटर अब तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई, तो जो केंद्र को देना है इस रियासत को वो तो दे ही रहा है, बल्कि ज़्यादा दे रहा है, पहले से ज़्यादा दे रहा है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तो फिर और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहा है केंद्र। लेकिन केंद्र ने ये भी वादे किए 2014 में कि जब इलेक्शन में हम जीतेंगे, जब जम्मू कश्मीर सरकार बनेगी या केंद्र की सरकार बनी, बड़े वादे किए गए, कश्मीरी पंडितों को घर वापसी कराएंगे, कश्मीरी पंडितों को अपने हकों को वापस दिलाएंगे। क्या आपको लगता है केंद्र की सरकार ने आज तक जो वादे किए थे या 5 अगस्त के बाद जो वादे किए, क्या वो पूरे किए? नहीं, वादे तो बस करने के लिए किए जाते हैं, निभाए थोड़ी जाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी तारीख में नहीं हुआ है। हाँ, ये बात है कि जो जहाँ तक कश्मीरी पंडितों को फिर से वापस रिहेबिलिटेट करने का सवाल है, उस पर तो मेरे ख्याल में कोई सीरियस थॉट तो दिया ही नहीं गया आज तक। आज की डेट में 31 साल हो गए 1990 से लेके अब तक, तो उसको एक सीरियस थॉट नहीं दिया गया कि वाकई इनको रिहेबिलिटेट करना है या क्या करना। बस सिर्फ पार्टियाँ बनती गई, सियासतदान बनते गए, सियासत होती रही, मुद्दा बनता गया, मुद्दा को एनकेश किया, बस यही होता रहा, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ। जो कश्मीरियों का जो दर्द था, जो कश्मीरियों की जो परेशानी थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो उस पैमाने पे सालों नहीं हुई जिस पैमाने पे हुई थी। अब मुझे बताइए कि 90 का दौर आपने बहुत करीबी से देखा है, 90s में हाँ, जो दौर हुआ, आप लोग शिफ्ट हुए, और कितनी उसमें कश्मीर के लोग हैं कितने उसमें इन्वॉल्व थे, कितने कश्मीरी लोगों ने जो है इस तरह का, जिसे बताया जाता है कश्मीरियों ने कश्मीरी पंडित को भगाया। क्या कोई सियासी पॉलिटिकल गेम थी उसमें, या फिर कश्मीरी उसमें इन्वॉल्व थे, या सेपरेटिस्ट लीडर ने वो चीज़ें की? नहीं, कोई भगाने के लिए कोई डंडा लेके तो नहीं आया, लेकिन ऐसा हुआ, हालात ऐसे हो गए। हुआ ये कि जो ये भी जो कश्मीरी पंडितों की जो माइग्रेशन है, इसके पीछे भी सियासत ही है। क्योंकि 1987 में जो इलेक्शन हो गया, उसमें जो रिगिंग हुई, मास रिगिंग जो उसमें हो गई, उसके नतीजतन एक ऐसी वेव चल पड़ी, एक ऐसी नहर चल पड़ी कश्मीर में, जिसमें बस खून खराबा, गोलीबारी, वो ये वगैरह शगैरह, नौजवानों का गुस्सा और कुछ केंद्र सरकार की गलतियाँ या उस वक्त की जो सरकारें थी उनकी अनदेखी, हालात की अनदेखी, तो वो हालात सारे जिम्मेदार बन गए जिससे कश्मीरी पंडितों को मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि 87 की वो इलेक्शन की रिगिंग थी, जैसे कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि भाजपा सरकार एक हिटलर का राज चला रही है, और आपने 87 की बात की, तो 87 से शायद कुछ लोग बाखबर होंगे कि 87 में क्या कुछ कश्मीर घाटी में हुआ। उसके बाद जो सेपरेटिस्ट लीडर थे उनको प्रो पाकिस्तान के नारे देने पड़े।
क्या आपको लगता है कि एनसी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं उन्हें इलेक्शन लड़ना छोड़ दिए? क्योंकि 87 का वो दौर जब सोपोर से जो गिलानी साहब हैं वो वोट लड़ते थे, इलेक्शन लड़ते थे, और सईद सलाउद्दीन लाल चौक से इलेक्शन लड़ते थे, तब के दौर में क्या आपको लगता है कि अगर वो चीज़ नहीं होती आज सेपरेटिस्ट लीडर का जन्म कश्मीर घाटी में नहीं हुआ होता? देखिए, जिस वक्त जिस दौर में जिनकी हुकूमत होगी उस दौर के हालात के ज़िम्मेदार उस वक्त की सरकार होती है। अगर 87 में रिगिंग हो गई, बदनज़मी हो गई, तो उसकी ज़िम्मेदार उस वक्त की सरकार थी। रहा सवाल, इलेक्शन लड़ने का हक़ सबको था। अगर वहाँ के अवाम, वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान खासकर अगर कोई तब्दीली चाहते थे, चेंज चाहते थे, तो उनको मौका फराहम कर देना चाहिए था। और जब उन्हें मौका फराहम कर दिया गया और सियासतदानों को ये लगा कि हम हार रहे हैं, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कान भर दिए कि देखो जी, ये वहाँ पे अब मजहबी एजेंडा चलाएंगे, वो करेंगे कि नहीं। तो जो मतलब नाम तो नहीं लेना चाहता मैं, जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी जीत रहे थे। सिर्फ वही पॉपुलर पार्टियों के उम्मीदवार ही नहीं जीत रहे थे, जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी जीत रहे थे। तो उनको जीतने क्यों नहीं दिया, उनको हुकूमत करने क्यों नहीं दी? वो भी तो आईन हिंद ही मानते, उसके तहत ही काम करते। मेरे कहने का मतलब है, जब वो लोग जब इलेक्शन में रिगिंग हुई, क्या आपको लगता है अगर नहीं होती, अगर सही पैमाने पे उस 87 के दौर में इलेक्शन होते, तो आज शायद कश्मीर को 90 की दहाई नहीं देखनी पड़ती? हाँ, वो जो मिलिटेंसी का दौर शुरू हो गया, कम से कम वो नहीं देखना होता। लोगों को घरों से भागना नहीं पड़ता। ये नहीं सिर्फ कश्मीरी पंडित ही भाग गए, उस वक्त कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी थी जिनको भागना पड़ा इसी माइग्रेशन के दौरान। घर छोड़, वादी छोड़नी पड़ी, घर बार छोड़ने पड़े। तो वो एक नहज थी, उसको मैं एक वेव कहूँगा। ये नहीं कहूँगा कि किसी इसने किया, उसने किया, किसी का किसी ये नहीं, किसी पर्टिकुलर बंदे ने किया या किसी पर्टिकुलर पार्टी ने किया। वो एक नहज चल गई कत्ल गार से, जो चीज़ हमने देखी नहीं थी सारी उम्र, तो वो चीज़ हमने देखी, एक बड़े पैमाने पे देखी। तो उससे बिल्कुल दहशत हो गई। हमने कभी चाकू नहीं उठाया था, हमने कभी कोई मुर्गा मर जाता था, किसी गाड़ी के नीचे आता था, कोई जानवर आ जाता था, तो हमारे उधर उस मोहल्ले में मातम छा जाता था। ये चीज़ें हम बड़े नरम दिल के लोग हैं, हमें बड़े प्यार को मानते हैं हम। अब मुझे बताइए कि 90s के दौर में जब कश्मीर आप रहते थे, माइग्रेशन से पहले, किस तरह का माहौल हुआ करता था, किस तरह की मतलब हिंदू मुस्लिम बरादरी हुआ करती थी? उसका ये कहेंगे सर, वो ऐसा एक था, जैसे हमारा अड़ोस पड़ोस था वो मुस्लिम बरादरी थी, तो हमारा उसमें कोई ये नहीं था कि ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, वो पंडित है। हम फिर बिल्कुल एक कोई सुख दुख में जो भी समाजी कार्यक्रम होते थे उनमें बिल्कुल एकदम से ऐसे फैमिली में, जैसे आप में मेरे रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदार थे, सारे एक जैसे थे। कोई भाईचारा बहुत 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 हद तक भाईचारा था, बहुत प्यारा भाईचारा था। और वही एक चीज़ थी देखने की कश्मीर की। आपको लगता है कि जो सियासतदान है, जो सियासत है, पॉलिटिक्स जो खेली जाती है, वो मज़हब के नाम पे खेली जाती है, अगर वो चीज़ नहीं होती आज कश्मीर घाटी सच में जन्नत होता? देखिए सर, ये सियासतदानों के बनाए हुए मुद्दे हैं। वो इन मुद्दों को वक्तन फ़वक्तन अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से इसको इस्तेमाल में लाते हैं। और उसमें मज़हब भी एक मुद्दा है, तो नहीं तो मज़हब तो सैकड़ों बरस पहले बने हुए मज़हब है, तो उनमें कोई तरमीम या तरजीह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सबको पता है, सब मानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको उठाया इसलिए जाता है कि लोगों का मतलब एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, उनको आपस में बिड़ाने के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए ऐसा इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे वादे हुए, और जब भाजपा की 7 साल की सरकार है, उस 7 साल की सरकार में ये नारे लगे, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवाएंगे हम। क्या कश्मीरी पंडित अगर आज घर जाना चाहते हैं, अगर आप इंडिविजुअली कोई फैमिली आपकी कोई घर जाना चाहती है, कश्मीर में रह के बसना चाहते हैं, क्या आपको लगता है वहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाल रहा है? यहाँ जो नारे लग रहे हैं, घर वापसी करवाएंगे कश्मीरियों को, वो ज़मीनें वापस दिलवाएंगे, क्या आपको लगता है कि जो अगर आप एक फैमिली से कश्मीर चले जाए बसने के लिए, क्या उसके लिए कोई पॉलिटिकल बैक चाहिए कि आपको वहाँ जाके बसना दिया जाए, या कुछ दिक्कतें होती वहाँ? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये जो अगर हम एक नज़र देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो PM पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ वहाँ एम्प्लॉयड हो गए और वो चले गए वहाँ पे, तो उनको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो तो अपने ही दम पे गए और वहाँ पे अपने ही दम पे रह गए, और उन्होंने भी उनको वहाँ के लोगों ने भी खुली बाहों से उनको इस्तकबाल किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सियासी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे
हुकूमत चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो ये मुद्दा हल होना चाहिए, रिहेबिलिटेट करना चाहिए कि अब 30-31 साल हो गए, तो पता लगना चाहिए कि आखिर हमारी भी मंजिल क्या है, हमें कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे रहना है। ऐसे तो हम अभी तो स्कैटर्ड ही है, 31 साल के बाद भी हम सेटल्ड नहीं है मकान बने, ज़मीनें ली, बाकी चीज़ें की, लेकिन सेटल्ड नहीं है हम अभी अनसेटल्ड है। इसका तो एक अब मुझे ये बताइए कि जब आप कश्मीर घाटी से निकले, आपकी जाहिर सी बात है घर वहाँ पे होता या ज़मीनें होती, क्या आपको मजबूरन पे किसी ने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया या आपने खुद वो ज़मीनें बेची? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने की जो प्रॉपर्टी वहाँ पे छोड़ के रही थी, उसने अगर बेची भी तो उसने अपनी मर्ज़ी से बेची। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई इक्का दुक्का वाक़ा भी होगा कि कोई किसी ने खाया, कोई एनक्रोच किया हो, कोई ये, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिसने बेची अपनी मर्ज़ी से बेची, उसको पैसा मिल गया उसका अपने हिसाब से, अपने मुतमईन होके, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा हम कहेंगे कि खा लिया हमने, उन्होंने हमारे एनक्रोच किया या ले लिया, कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो तो बात ही नहीं है। आपको लगता है कि 90 के बाद जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कश्मीरी पंडितों को यूज़ किया वोट बैंक के लिए, और आज भी वो चीज़ें हो रही है, कश्मीरी पंडितों के नाम पे ही वोट लिए जा रहे हैं? बिल्कुल सरासर हो रही है, तब से लेके अब तक हो ही रही है। सिर्फ पार्टियां ही बनी, उनके सिर्फ अलग अलग फैक्शंस बने, मुद्दे उठाए, लेकिन हल किसी के पास नहीं था। हर कोई अपना एजेंडा लेके, अपना मतलब लेके आ गया, सियासत में नारेबाजी की, वो किया, ये किया, अपना एजेंडा हल कर दिया। वो कम्युनिटी आज भी उधर ही है, क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा हुआ होता तो 31 साल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हुई होती हम कश्मीरी पंडितों की। तो वैसा तो कुछ है नहीं, वो तो आया है, जाहिर है। अभी हम जम्मू में मैक्सिमम कश्मीरी रह रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में भी रहे, लेकिन मैक्सिमम तो जम्मू में ही रह रहे हैं। तो वो वैसे ही है जैसे 1990 में थी। आप एक बहुत टाइम से जर्नलिस्ट, हालांकि आप मेरे भी सीनियर हैं, मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपको कि जैसे नारे लगते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम बनेगा और फिर जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, या फिर भाजपा को वोट हो तब तरक्की होगी, आपको लगता है हिंदू या मुस्लिम सीएम बनने से कुछ होगा? क्योंकि हिंदुस्तान के आइन में रह के सीएम की पावर्स होती है, सीएम ने काम करने होते हैं। क्या ये हिंदू सीएम या भाजपा का सीएम होना ज़रूरी है जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए? जी नहीं, जम्मू कश्मीर का सीएम जो बने, जो भी सरबराह बने, वो जम्मू कश्मीर से ही होना चाहिए, चाहे जम्मू से हो चाहे कश्मीर से हो, अपनी काबिलियत के हिसाब से हो। तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान ठोकने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होना चाहिए, होनहार होना चाहिए, जिसको अवाम की दर्द हो, जो अवाम के दर्द को समझ सकता है, उनके मसाइल को हल कर सकता है, वही काबिल है। उसी को चुनना चाहिए और वो उसी को कुर्सी पे बिठाना चाहिए, चाहे सीएम की कुर्सी पे बिठाओ कि और किसी मंत्री की कुर्सी पे बिठाओ, जो जम्मू कश्मीर के मसाइल की तरफ ध्यान दे, जो लोगों का भला करे, कुछ आम इंसान का जो कोई फ़ायदा पहुंचाए। अब मुझे ये बताइए कि कल डॉक्टर फरदुल्ला जम्मू आते हैं और प्रेस से वार्तालाप करते हुए बयान दिया कि जो दरबार मुँह की परंपरा थी वो महाराजाओं ने चलाई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो कल्चर था वो कहीं ना कहीं जो है उनको मिक्सअप होते थे, यहाँ पे जम्मू में मिलते थे या कश्मीर में मिलते थे। जो प्रैक्टिस बंद की गई उससे जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ, और इससे जो आपस में भाईचारा बना रहता था, जैसे बुद्धिस्ट जम्मू कश्मीर के बुद्धिस्ट जम्मू आते थे सर्दियों में या गर्मियों में यहाँ के लोग कश्मीर जाते थे, तो कल्चर आपस में जो है एक होता था, लोग परंपरा समझते थे एक दूसरे की। क्या उससे कोई नुकसान हुआ? कोई एक तो बिजनेस को नुकसान हुआ कोई, क्या या फिर जो आपसी भाईचारा था उसमें कोई नुकसान हो, कुछ फ़र्क पड़ गया उससे? ये हो सकता है कि तिजारत में कोई फ़र्क आ गया हो, क्योंकि आना जाना होता था, यहाँ का वहाँ जाता था, वहाँ का यहाँ आता था, तो उसमें ट्रेड को भी फ़ायदा मिलता था। लेकिन एक बात है, अगर जिस वक्त महाराजा साहब ने ये प्रैक्टिस अमल में लाई थी, उस वक्त उसकी ज़रूरत रही होगी, और आज की जिस हुकूमत में इसको ख़त्म कर दिया गया, हो सकता है उस हुकूमत ने ऐसा समझा हो कि ये बर्डन है, ज़्यादा खर्च है, या कोई और वजह रही होगी, तो उन्हें मुनासिब लगा होगा कि इसको होना नहीं चाहिए, इसको अमल में नहीं लाना चाहिए। तो ये तो वक्त की बात है, ये तो रहनुमा की समझने की बात है, हुकूमत की समझ की बात है। जिस वक्त उन्हें ठीक लगा उस वक्त लागू हो गया। अब अगर उन्हें लगता होगा कि नहीं, ये इससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, या एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसको बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस होती है, तो अगर उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया या लागू करने से इनकार कर दिया, तो इसमें मुझे नहीं कहता कोई ये करना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार को ऐसा लगा तो ठीक ही है। सरकार मुझे बताइए, सहाफ़त में आपका बहुत अच्छा योगदान है। अब मुझे बताइए कि 5 अगस्त 2019 के बाद
कितनी कुछ तरक्की आपको देखने को मिलेगी? क्योंकि केंद्र के बड़े बड़े वादे थे, जम्मू कश्मीर को हम बहुत नया जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे और रोज़गार बढ़ेगा। एक आप भी बहुत सारे रिपोर्ट्स देते हैं अपनी, कि आपको लगता है कि उन 2 सालों में कोई फ़र्क आया, आर्टिकल हटने से पहले, आर्टिकल हटने के बाद? देखिए सर, जो डेवलपमेंटल वर्क्स है वो तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं। आर्टिकल 370 का मुझे नहीं लगता इसमें कोई ख़ास रोल था, क्योंकि ये जो 370 था ये आम इंसान की जहन के परे था। इसको आम इंसान से, तो इसके होने से ना होने से, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि इसके होने ना होने से मुझे नहीं लगता किसी आम इंसान को कोई फ़र्क पड़ा हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, सियासी पार्टियों को फ़र्क पड़ा हो, या किसी और को, एजेंसी को पड़ा हो, वो फ़र्क हो। तो आम इंसान को मुझे लगता है मेरी तरफ फ़र्क नहीं पड़ा हो, उसका होना ना होना कोई ये नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये जो आर्टिकल 370 था एक हवा था, तो इस हवा के ऊपर बहुत सारी सियासी पार्टियां अपने मुद्दे हल करवाती थे मरकज़ी हुकूमत से अपने हिसाब से। नहीं तो मतलब वो उन्होंने एक खौफ सा बनाया था कि अगर आप हमारा ये नहीं करोगे तो हम इसको छेड़ेंगे, हम इसको ये करेंगे। तो अब इसको अब उनकी खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि मरकज़ी सरकार ने उसको एकदम ख़त्म कर दिया, जैसे था ही नहीं। अब मुझे बताइए कि ये भी एलिगेशन लगते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे कि अगर अलायंस पीडीपी भाजपा के साथ नहीं करती, आज 370 नहीं हटता, शायद सेंटर को वो पावर्स नहीं मिलती कि वो 370 को हटा पाता, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर रियासत में कोई और सरकार होती तो शायद उनको हटाने में मुश्किल हो जाता। मुझे लगता है क्या आपको लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है कि आर्टिकल 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटा? अगर वो लोग अलायंस नहीं करते तो शायद भाजपा नहीं हटा पाती। ऐसी बात नहीं थी। वो मेरे ख्याल में भाजपा में ये पहले से ही उसके मैनिफेस्टो में था कि 370 जो है हटाना है। इसमें कोई पीडीपी वीडीपी का कोई, मैं नहीं समझता कोई रोल होगा। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार एनसी या कांग्रेस होती, शायद उनको नुकसान होता, या शायद वो उतनी पावर्स यूज़ नहीं कर पाती स्टेट में, तो वो ये 370 35 ये हटा पाते। ऐसे एलिगेशन लगते हैं पीडीपी पे। नहीं, मुझे इस बारे में तो मैं तो ये नहीं कहूँ, क्योंकि जब पीडीपी भी सरकार में थी, पीडीपी की सरकार थी भाजपा के साथ, तो तब जो वो आज बोल रहे हैं तब तो वो इसके मुखालिफ थे। तब वो भारत माता की जय भी करते थे, तब वो झंडा भी उठाते थे। जब भी उनके साथ अलायंस टूट गया बीजेपी के साथ, तो फिर बोलता यहाँ कोई झंडा उठाने के लिए नहीं रहेगा। ये इस तरह के स्टेटमेंट जो थे, ये मतलब ये इनके इरेलीवेंट थे, इनका कोई ये नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसमें कोई वजन है। जो पीडीपी आज सियासत कर ली कश्मीर घाटी में, और पीडीपी ने बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक लाइन अपनाई है, वो ये है कि अभी वो प्रो कश्मीरी पार्टी बन चुकी है और भाजपा की बहुत खिलाफत करती है। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के दौरान वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर पीडीपी की कुछ सही में ऐसा मैनिफेस्टो कि वो प्रो कश्मीर काम करेगी? इलेक्शन की बात जो है, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन का ऐसा होता है जी, खासकर मैं जम्मू कश्मीर का बता दूंगा, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो जितनी भी सियासी पार्टियां होती है तो ये एकदम एक्टिव हो जाती है। फिर ये तरह तरह के वो एक खेला खेलते हैं, ब्लेम गिलेम करते, देखिए जी जब इनकी हुकूमत थी तब इन्होंने ये किया, अगर हमें आप वोट दोगे तो हम ये करेंगे, आपको फ़ायदा करो। वादे एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे के साथ वो टकराव, ये वो दूसरा, ये इलेक्शन से पहले के जो दौर होता है वो इसी में गुजर जाता है। फिर जब किसी की इलेक्शन जीत के किसी की हुकूमत हो जाती है, फिर वो ये चीज़ें सारी बातें बोल जाता है अगले इलेक्शन तक। फिर जब अगला इलेक्शन आता है, फिर ये पार्टियाँ फिर से एक्टिव हो जाती है, फिर से उनको ये मुझे याद आते, फिर से ये हवा में उछालते, फिर से लोगों को इस्तेसाल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे ही चलता रहा है पीछे से भी, और आगे भी मेरे ख्याल में चलता ही रहेगा। इसमें इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई मतलब ये कोई मैटर करता है कि हाँ जी इसने ये लाइन बोली है तो ये नहीं, ये है आज बोलिए कल नहीं बोलेंगे। अब मुझे बताइए, आखिरी सवाल है आपसे कि आप भी बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, जो जम्मू कश्मीर की जो भाजपा बोलती है आपकी बार 50 से पार, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की भाजपा को जो उन्होंने 2 साल से काम किया, उस काम के बाद, आप एक जर्नलिस्ट है उस हिसाब से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने ये एनालिसिस करके बता सकते हैं कि अब की बार 50 से पार भाजपा को जम्मू कश्मीर से मिलेगी सीटें? सर ये सहाफ़त की रूह से अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है आवाम पे। आवाम के पास
इन जो हुकूमतों ने 2 साल की या 3 साल की, उसका सारा लेखा जोखा आवाम के पास है। इसका सही हिसाब किताब आवाम ही कर सकता है। 50-25 टारगेट रखना, ये मेरे ख्याल में ये नासमझी है कि मैं बोलूँगा 50 के पार या 40 के पार, ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एस के काव, जो बहुत सीनियर सहाफ़ी जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में और 90 की दहाई ने हमने इनसे पूछी कि किस तरह जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को 90 की दहाई देखनी पड़ी और क्या कुछ कश्मीरी माइग्रेंट्स का एक्सपीरियंस था, किस तरह कश्मीरियों को यूज़ किया गया अपने वोट बैंक के लिए। इस खबर के बाद आपका क्या कुछ राय है, फीडबैक है, आप हमें ज़रूर लिखिएगा।